हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विपिन है। मैं यहाँ पे आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ाऊँगा। हम यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की बुक कवर करेंगे और उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज़। पहले हम पढ़ेंगे आज हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कैसे कैसे हमारा संविधान बना, कैसे कैसे एक्ट आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कब इंडिया में आई, कब उसने अपनी यहाँ पे कंपनी स्थापित की, कैसे कैसे उसने शासन किया, कि कौन कौन से उसने एक्ट यहाँ पे लगाए। तो उन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे जो हमारा आएगा किसमें, हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले हम कंपनी का शासन अगर देखते हैं, कंपनी में किसकी बात कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज यहाँ पे भारत में कब आए थे? ये आए थे 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत आई थी। तो सिंपल सी बात समझते हैं कि जब 1600 ईस्वी थी तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। किस पर्पज से आई थी? व्यापार करने के लिए भारत आई थी। इसने क्या किया था, अब भारत जो था, इनको पता था कि भारत में क्या है, अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग प्रांत में अलग अलग राजा यहाँ पे बसे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित की। ये व्यापार के पर्पज से आए थे। धीरे धीरे उन्होंने राजाओं से क्या किया था, यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति ली थी और ये 1600 में भारत आए थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार था। अब इंग्लैंड में किसका शासन था? रानी एलिजाबेथ का। रानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा, यानी कि उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए थे, कंपनी को उसके दायरे के अंदर भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। तो अब क्या हुआ था, जब 1600 ईस्वी में, इस बात को ध्यान देना, जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो यहाँ पे उसने व्यापार किया। धीरे धीरे व्यापार को आगे बढ़ावा दिया और यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हो रही थी, यहाँ पे जो उसके कर्मचारी थे, जो उसके वर्कर्स थे या जो उसके ऑफिसर्स थे, वो तो प्रॉफिट ले रहे थे, लेकिन कंपनी क्या होती है, कंपनी घाटे में चल रही थी। कंपनी घाटे में चल रही थी। अभी जो हम ये रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, ये जो चार्टर एक्ट पढ़ेंगे इसके बारे में, तो तब हमें समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा था। तो कंपनी घाटे में चल रही थी, कर्मचारी मुनाफा ले रहे थे। क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे, लोगों से टैक्स अपने हिसाब से वसूल कर रहे थे और उन पे अपने हिसाब से वो मनमाना टैक्स लगा दे रहे थे। तो उस वजह से क्या हो रहा था, कंपनी को प्रॉफिट ना देके क्या कर रहे थे, खुद वो प्रॉफिट ले रहे थे। अब खुद प्रॉफिट ले रहे थे तो क्या हो रहा था, कर्मचारी तो मालामाल हो रहे थे और कंपनी क्या हो रही थी, कंपनी घाटे में चल रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी की फर्म है, किसी की कंपनी है, अगर वो उसमें वर्कर्स रखता है तो वर्कर्स अगर खुद मुनाफा लेते हैं, कंपनी को अगर वो मुनाफा नहीं देते तो क्या होगा, कंपनी लॉस में जाएगी। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी यही हो रहा था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में तो भेजा। अब भारत में आने के बाद क्या हुआ, जो उसके वर्कर्स थे, जो उसके कर्मचारी थे, जो उसके ऑफिसर्स थे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपनी जेब भर रहे थे और कंपनी को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो इसी नुकसान के लिए क्या किया, कंपनी गई किसके पास, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की गवर्नमेंट के पास गई। उन्होंने बोला कि आप कंपनी पे अपना नियंत्रण कीजिए, आप कंपनी को क्या करो, कंट्रोल करो, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, अपना प्रॉफिट तो ले रही है, लेकिन क्या हो रहा है, कंपनी के वर्कर्स अपना प्रॉफिट तो ले रहे हैं, लेकिन कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी दिवालिया हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर ये आया आपका कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के शासन है, एक ताज का शासन है, कंपनी का शासन है। अभी कंपनी का शासन चल रहा है कब से, 1773 से 1858 तक। उसके बाद क्या होगा, 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद से क्या हुआ, 1858 से लेके ताज ने, यानी कि ताज का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। तो उसको आगे पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है, कंपनी घाटे में चल रही है, तो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती कंपनी और बोलती है क्या बोलती है कि आप इस पे अपना नियंत्रण कीजिए। तो सबसे पहला कंपनी पे एक एक्ट लगाया जाता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाती है, वो लगाती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ध्यान से सुनना है इस बात को, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके कुछ पॉइंट हैं,
पहला इसमें क्या चीज़ लगाया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए। अब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्यों यहाँ पे स्थापित किया गया, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही थी और जो उसके वर्कर्स थे उनको मुनाफा हो रहा था, वो फायदे में चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया कंपनी पे, कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए, ताकि वो क्या करें, एक कंपनी के हिसाब से अपना काम करें, किसी से एक्स्ट्रा कर न वसूलें, किसी से एक्स्ट्रा टैक्स न लें और कंपनी को उसका प्रॉफिट हो। दूसरा, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस पॉइंट को अभी समझेंगे कि केंद्रीय प्रशासन की नींव क्यों रखी गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। यहाँ पे क्या हुआ था, देखो ये इंडिया था, ये बंगाल, ये बम्बई और ये मद्रास, इनको क्या किया गया, बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो जो इनकी पावर थी वो सब किसको दे दी गई, बंगाल के गवर्नर जनरल को। अभी देखते हैं इस पॉइंट को। तीसरा पॉइंट, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या था, मद्रास, बम्बई और कोलकाता यानी कि बंगाल, यहाँ पे 3 गवर्नर रखे गए थे। अब क्या किया गया है, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को कर दिया गया। यानी कि जो वो काम करेंगे वो उसकी रिपोर्ट किसको देंगे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी का गठन भी किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे पहले, वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहले जब गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको गवर्नर जनरल बनाया गया, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 4th पॉइंट, इसके द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल, देखो गवर्नर जनरल ये बनाया गया और इसके बाद ये बम्बई हो गया और ये मद्रास हो गया। जो ये बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वो इसके अधीन आ गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। आगे इसके अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद 1774 में 1774 में बंगाल में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, ताकि किसी को भी अगर इससे कोई परेशानी हो, चाहे वो कंपनी के वर्कर्स हो, कंपनी के ऑफिसर्स हो, कंपनी को हो या कोई इंडियंस हो जिनको इनसे परेशानी हो, उसके अंतर्गत क्या किया गया, 1774 में एक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को बंगाल में स्थापित किया गया। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो पहला उच्च न्यायालय कब बनाया गया, ये बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा 1774 में, 1774 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें क्या बनाया गया, एक तो न्यायाधीश बनाया गया और उसके 3 न्यायाधीश बनाए गए, और एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 3 अन्य न्यायाधीशों को यहाँ पे रखा गया। अगला पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। यही बात तो हम लोग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे कंपनी के लोग क्या कर रहे थे, कंपनी तो स्थापित कर दी, यहाँ पे लोग क्या करते थे, भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत ले रहे थे। वो उपहार ले रहे थे, वो रिश्वत ले रहे थे, वो एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे थे, मनमाना टैक्स चल रहा था। तो उनका तो फायदा हो रहा था, लेकिन कंपनी का क्या हो रहा था, कंपनी का लॉस हो रहा था। इसी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट लगते ही क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते। जो कंपनी के अधीन कर्मचारी हैं वो कंपनी के लिए ही काम करेंगे, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कर दिया गया, यहाँ पे बैन कर दिया गया इनको कि ये उपहार और रिश्वत भारतीयों से नहीं ले सकते। अगला पॉइंट, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सख्त कर दिया। अब देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, यहाँ पे कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई।
कंपनी में क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर दी। अगर कुछ भी गलत होगा, यानी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए, जो रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया है, उसके अंतर्गत अगर कंपनी काम नहीं करेगी तो कौन जवाबदेही होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जवाबदेही होगा। तो कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी। वही क्या कर रहा था, कंपनी पे अब नियंत्रण रख रहा था, और जो कंपनी में प्रॉफिट है, लॉस है, और जो भी सैन्य सहायता चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो किसके माध्यम से होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। यानी कि कंपनी की हर रिपोर्ट कौन ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध था, वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था यहाँ पे, जो कंपनी पे नियंत्रण रख रहा था और कंपनी में होने वाली गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट कर रहा था, वो कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो बच्चों अगला एक्ट देखते हैं, जो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा गया है। पहला पॉइंट इसमें है, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। अब क्या हुआ था, जो 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय गठित किया गया था, कहाँ पे, कोलकाता में। तो इसके द्वारा क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। क्योंकि देखो क्या हुआ था, कंपनी में जो वर्कर्स थे वो अपना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स क्या कर रहे थे, अपना मुनाफा कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, कंपनी को लॉस हो रहा था। तो 1773 में क्या हुआ, इस पे ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण करना स्थापित कर दिया, शुरू कर दिया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे पारित किया गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसके कर्मचारी, अब उनको तो प्रॉफिट हो रहा था, अब यहाँ से क्या होने लग गया, जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी को देना पड़ रहा था, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त हो गए थे। तो अब क्या हुआ कि इसके द्वारा फिर बहुत सारे करप्ट यहाँ पे कर्मचारी निकलने लगे, जिनके लिए हाई कोर्ट में क्या होने लगी, कार्रवाई होने लग गई। तो फिर एक नया एक्ट पारित किया गया, जो सेटलमेंट एक्ट था, यानी कि कंपनी के कर्मचारियों और कंपनी के बीच एक सेटलमेंट बनाने के लिए एक एक्ट पारित किया गया था, जो कौन सा था, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या घोषणा की गई, इसमें क्या गया कि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई। अब क्या हो सकता था, यहाँ पे जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता, जो भी करेगा क्या करेगा, कंपनी करेगी या तो ब्रिटिश सरकार करेगी। चलिए आगे, कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के निर्देश दिए गए। अब इंडिया में क्या था, 1781 के टाइम पे यहाँ पे धार्मिक परंपराएं बहुत थी, जो अभी भी है, तो उस टाइम पे भी थी। अब जो कंपनी के कर्मचारी कर रहे थे, यहाँ पे मनमाना उनसे टैक्स वसूल रहे थे, उनके धार्मिक क्रियान्वयन पर रोक लगा दे रहे थे। तो 1781 में अगर कंपनी ने सोचा कि अगर उनको यहाँ पे अपना एक स्मूथ वर्क करना है, एक अच्छे से अपना शासन चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भारतीयों से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, भारतीय राजाओं से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जनता प्रजा से भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कंपनी ने एक और एक्ट पारित किया। उसमें क्या किया कि कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारतीय रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा। तो ये था क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगर क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, यह आता है 1781 में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दो बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्ट आता है आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें देखते हैं, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसने क्या किया, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे, यानी कि व्यापार था जो, और एक पॉलिटिकल वर्क था, इन दोनों को क्या किया, अलग कर दिया। इसने निर्देश मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों तथा नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामलों के लिए गठित किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। पहले क्या था, एक ही कंट्रोल कर रहा था, राजनीतिक मामले भी, व्यापारिक मामले भी। अब जो 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें कंपनी ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, व्यापारिक मामलों को निदेशक मंडल के हाथों में दे दें, और जो राजनीतिक मामलों को
हाँ ठीक है, व्यापारिक मामलों को निदेशक मंडल के हाथ में दे दें और राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड के हाथ में दे दिया जाए। तो ये काम इन्होंने किया और यहाँ से द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। अगर क्वेश्चन आता है कि द्वैत शासन की व्यवस्था कब से स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट, और द्वैत शासन में क्या था, व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को पृथक कर दिया गया था। आगे देखते हैं। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों पर नियंत्रण रख सके। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यानी कि नियंत्रण बोर्ड था, जो क्या कर रहा था, व्यापारिक मामलों को देख रहा था, उसको क्या हक दिया गया, यहाँ पे क्या कर सकता था, ये ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों पर नजर रख सकता था। यानी कि राजस्व गतिविधियाँ मतलब पैसों के लेन देन पे गति रख सकता था, सैन्य सरकार पे गति रखता था, और ब्रिटिश नियंत्रित भारत यानी कि जो एरिया, जो भारत के क्षेत्र ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे, उन पे भी ये क्या कर सकता था, अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। इसको इतनी पावर दे दी गई थी। तो यहाँ से हमारा क्या क्या स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से द्वैत शासन व्यवस्था शुरू हो गई। 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ, द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। यहाँ पे दो बोर्ड बनाए गए, निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड। जो निर्देशक मंडल था वो क्या करता था, व्यापारिक मामलों को देखता था, और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। और उसके बाद और नियंत्रण बोर्ड को यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या शक्ति दी गई थी, यहाँ पे जो भारत के अधीन नागरिक थे, ब्रिटिश के अधीन नागरिक थे, ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र थे, राजस्व मामले थे, उनको नियंत्रण किसके हाथ में दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दिया गया। तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। ये जो है 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें जो कंपनी में जो है वो क्या क्या चेंजेस किए गए उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे हमने पहले क्या पढ़ा था कि 1773 में क्या किया था इन्होंने, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था। अब यहाँ पे क्या चेंज किया इन्होंने, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे ब्रिटिश नियंत्रित भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत पर नियंत्रण था। तो इस अधिनियम ने क्या किया, पहली बार एक ऐसी सरकार बनाई जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले पूरे भारत पे नियंत्रण हो गया। यानी कि जो अब भारत जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का किसका, जो भारत अंग्रेजों के अधीन था यानी कि कब्जे में था। और वो पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हमने इससे पहले पढ़ा था बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और अब भारत के गवर्नर जनरल, जो भारत अंग्रेजों के अधीन था, कब्जे वाला भारत, वो उसके पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहाँ पे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इसने भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। अब जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या किया गया, पूरे भारत में उसको असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। कंपनी पे नियंत्रण करना, कंपनी के कार्य को देखना, कैसे कंपनी का शासन चल रहा है वो सब देखना, पूरे अधिकार किसको दिए गए, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बनाए गए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो इससे पहले जो कानून बनाए गए थे, जो कंपनी में इससे पहले एक्ट लगे थे, जो कानून बनाए गए थे, उनको क्या कहा गया, उनको नियामक कानून कहा गया। और जो 1833 से जो आगे के कानून बनाए गए उनको क्या बोला गया, उनको एक्ट या अधिनियम कहा गया। एक्ट या देखो जो 1833 का चार्टर अधिनियम यानी कि चार्टर एक्ट, तो आपसे क्या बोला गया, इसको एक्ट या अधिनियम कहा गया।
चौथा, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करने का प्रयास किया। जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसने क्या कोशिश की कि इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए, यानी कि जो कंपनी में अधिकारी होंगे उनके चयनों के लिए क्या किया गया, एक ओपन प्रतियोगिता यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। इसने क्या बोला कि इसमें जो भारतीय हैं वो भी भाग ले सकते हैं, भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके लिए क्या किया गया, एक ओपन प्रतियोगिता परीक्षाओं का चयन करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से इन्होंने इस प्रयास का विरोध कर दिया, तो कंपनी को क्या करना पड़ा, मजबूरन इसे रोकना पड़ा, तो इसे समाप्त कर दिया गया। ये लागू नहीं हो पाया था 1833 में। अगर क्वेश्चन आता है कि सिविल परीक्षाओं का प्रयास कौन से अधिनियम में किया गया था, तो कौन सा आएगा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। और 1833 से ही जो कानून बने थे उनको क्या बोला गया था, एक्ट या अधिनियम बोला जाता था। तो ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। बच्चों नेक्स्ट चार्टर अधिनियम क्या बोलता है, यानी कि नेक्स्ट चार्टर एक्ट क्या बोलता है आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम में नया क्या आया, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, धीरे धीरे कंपनी में अलग अलग एक्ट लग रहे थे, अलग अलग एक्ट लगने से क्या हो रहा है, कंपनी में कुछ बहुत चेंजेज आ रहे थे। अब देखो ये क्या है, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। जो चार्टर अधिनियम बना था उस श्रृंखला में अब ये क्या है, ये लास्ट अधिनियम है। इसके बाद किसका शासन आएगा, ताज का शासन, यानी कि ब्रिटिश महारानी का शासन यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक कंपनी शासन कर रही थी 1773 से 1858 तक, लेकिन जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ताज का शासन आ जाता है, क्योंकि फिर कंपनी को लगता है कि वो यहाँ पे शासन करने लायक नहीं है, और ब्रिटिश को भी लगता है कि कंपनी अब यहाँ पे सत्ता नहीं संभाल पाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, ये पूरा इंडिया का शासन अब किसके हाथों में आ जाएगा, इसके बाद ताज के हाथों में आ जाएगा, यानी कि महारानी के हाथों में आ जाएगा। तो ये क्या बोलते हैं, चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था, ये लास्ट अधिनियम था। इसने गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने क्या किया, जो अभी तक क्या कर रहा था, गवर्नर जनरल था, सारे काम वही देख रहा था, कानून बनाना, प्रशासन को लागू करना, जैसे पुलिस प्रशासन, सेना प्रशासन, तो इनको लागू करना या कानून बनाना, कानून हटाना, ये सब किसको दायित्व दिया गया था, गवर्नर जनरल को दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल जो भारत के अधीन क्षेत्र थे, ब्रिटिश के कब्जे में थे, उनका अधिनियम कौन कर रहा था, अभी तक भारत का गवर्नर जनरल कर रहा था। अब गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, यहाँ पे विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया, है ना। तो विधायी कार्य अलग कर दिए, यानी कि कानून बनाने के कार्य अलग कर दिए, और प्रशासन के कार्य अलग कर दिए। प्रशासनिक कार्य जैसे पुलिस वगैरह है, इनके कार्य क्या कर दिए, यहाँ पे अलग अलग कर दिए। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया, तो वो अधिनियम कौन सा था, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो कुछ बातें पॉइंट इसमें माइंड में आप लोग याद रखना। थर्ड पॉइंट, इसने सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुभारंभ किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले जो 1833 का चार्टर अधिनियम था उसमें हमने क्या देखा था, यहाँ पे सिविल सर्विस परीक्षाओं के लिए यहाँ पे विचार किया गया था, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इसे निरस्त कर दिया गया था, यानी कि समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने सिविल सेवकों की भर्तियां और चयन है तो खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं आरंभ कर दी। अगर क्वेश्चन आपको बनता है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा कब से आरंभ हुई है, किस अधिनियम से आरंभ हुई है, वो था 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे अब क्या हो सकता था, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब इस परीक्षा को कराने के लिए एक समिति बनाई गई। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो संसद के कार्य है, जो इंग्लैंड में जैसे कार्य हो रहे थे संसद के कार्य, धीरे धीरे भारत में भी होना शुरू कर दिया गया। यहाँ पे समितियाँ बनने लगी। यहाँ पे पहली मैकाले समिति बनाई गई 1854 में, ताकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कंपनी में क्या किया गया, ओपन भर्ती परीक्षा नियुक्त की गई। इसमें भारतीय भी हिस्सा ले सकते थे, भारतीय पढ़े लिखे भारतीय भी इसमें हिस्सा ले सकते थे, और भर्ती परीक्षा के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसमें चयनित हो सकते थे। तो भारतीयों के लिए यहाँ पे रास्ता खोल दिया गया था। अब यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका नाम दिख रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये क्या थे, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी इन्होंने। सिविल सेवा जो भारत में लागू हुई थी, तो उसकी शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड
कार्निवालिस इन्होंने की थी। तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुक में भी नहीं है, लक्ष्मीकांत की बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार परीक्षाओं में, पेपरों में, कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्या होता है, घूम फिर के ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत किसने की थी। तो सिंपल सा नाम हो गया, लॉर्ड कार्निवालिस ने। तो यहाँ तक देखो 1853 तक हमने पढ़ लिया, ये क्या था, कंपनी का शासन था। अब हम आगे पढ़ेंगे ताज का शासन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।